हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एरर फाइंडिंग के क्वेश्चन करेंगे, यानी कि जो ये सेंटेंस आपके सामने आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, है ना, इन सेंटेंस में कहाँ एरर है ना, उसको हम ढूंढेंगे। और स्पेशली ये बिगिनर्स के लिए जो बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज को अभी अभी सीखना उसने शुरू किया हो, अभी अभी उसने समझना शुरू किया हो, उससे एरर फाइंडिंग के बारे में कोई आइडिया ना हो, तो ये वीडियो सबसे बेस्ट वीडियो हो सकता है, सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा वीडियो हो सकता है कि आप यहां से कुछ चीजें सीख पाओ जो आपको आगे चल के बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। अगर आप बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो वहां तो ये मस्ट है, बिल्कुल 3 नंबर के आते हैं आपके। और अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हो तो वहां पे भी 5 नंबर के ये पूछे जाते हैं क्लास 10th में, ठीक है। इसके अलावा अगर आप किसी भी क्लास में हो, चाहे 9th 10th 11th 12th, जो भी आपकी एकेडमिक सेशंस हो, वहां पे आपको लिखने के लिए जो आप सेंटेंसेस इंग्लिश में लिखते हो तो वहां पे ये हेल्प करेंगे कि आप जो है ग्रामेटिकल एरर ना करो उन सेंटेंसेस में, ठीक है। तो ये हमारे पास जो ये सेक्शन है वो स्पेशली एकेडमिक सेशंस को ध्यान में रखकर मैंने बनाया है। अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल वाले हो, कंपटीशन की तैयारी करते हो, तो वहां पे भी आपको ये क्वेश्चन हूबहू ऐसे ही मिलते हैं, बिल्कुल। और काफी अच्छे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है। मैं आप अगर कंपटीशन की तैयारी करते हो तो एक बार आप इनको चेक करके देख लो कि आपको ये क्वेश्चंस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, है ना। तो वहां पे भी ये आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं क्वेश्चंस को देखेंगे एक एक करके, और पूरी वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। वीडियो अगर सही लगता हो, अगर आपको लगता है कि वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो, 2 पार्ट में मैंने बना रखा है, ये एक पार्ट है और ये एक दूसरा पार्ट है। ये वाला जो पार्ट है ना, ये पूरा प्रेपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन है ना। एक क्वेश्चन को छोड़ दो, बाकी ये 9-10 क्वेश्चन है वो पूरे प्रेपोजिशन बेस्ड है, यानी कि ये फिलर्स में भी आ सकते हैं आपको प्रेपोजिशन भरना हो तब। इसके अलावा इससे एरर भी आ जाते हैं, ठीक है। ये वाला जो सेक्शन है वो हमारा प्योर एरर बेस्ड है, मतलब केवल एरर ही होगा, इस पे आपको प्रिपोजिशन की दिक्कत नहीं है इसमें। मतलब यानी कि ये फिलर्स के तौर पे नहीं आएंगे, बट ये वाले जो क्वेश्चन है वो फिलर्स के तौर पे भी आ जाते हैं। मैं भी आपको बताऊंगा कैसे। इसके अलावा मैं बार बार ये बात बता रहा हूं कि जब भी आप इंग्लिश जो राइटिंग सेक्शन होता है ना, वहां पे आपको ग्रामेटिकल एरर जो है ना वो नहीं करना चाहिए, मतलब वहां पे आपकी ग्रामर की गलती नहीं होनी चाहिए। उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, ठीक। तो देखो, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, द कैनबरा इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। पूरे वीडियो के आखिरी तक इतना गजब गजब की चीज आप सीख कर जाओगे, है ना। पूरे वीडियो के आखिरी तक पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना, बहुत मजा आने वाला है। और काफी सोच समझ के मैंने इस क्वेश्चन जो है उठाए हैं, बहुत काफी इस पे टाइम दिया है ना, मतलब ऐसे ही नहीं उठा लिए, काफी रेंडमली क्वेश्चन नहीं है ये, मैंने सोचा इन क्वेश्चंस पे, तो उसके बाद ये क्वेश्चन लाए गए हैं। तो अगर आप ये वीडियो पूरा आखिरी तक देखते हो तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज आपको। देखो, द कैनबरा इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको टेंस और वॉइस ये सब आ रहा होगा, ठीक है। तो कैनबरा जो है ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है, राजधानी है, क्लियर। अब देखो, किसी भी चीज का अगर नाम है ऑस्ट्रेलिया, कैनबरा, इंडिया, दिल्ली, लखनऊ, यूपी, देवरिया, ये सब एक प्रॉपर नाउन है। अगर किसी का नाम यूनिक है तो वो प्रॉपर नाउन है, वैसा कोई दूसरा नाम नहीं है तो वो प्रॉपर नाउन है। जैसे अगर आपकी क्लास में राम एक लड़का है ना, तो राम एक प्रॉपर नाउन है। अगर राम जैसे 2-3 और हो गए ना तो राम कॉमन नाउन हो जाएगा। फिर भी एक हद तक राम अपने आप में क्या है, प्रॉपर नाउन है। किसी का नाम है, यूनिक है, प्रॉपर नाउन है। ये अलग बात है कि उसी क्लास में 4-5 राम हो गए तो राम को अपने कॉमन नाउन बना लिया। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया एक ही है, कहीं और ऑस्ट्रेलिया नहीं है। हम ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो आपको पता होगा कौन सी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो वो प्रॉपर नाउन है। जब भी किसी वाक्य में प्रॉपर नाउन आप लिखोगे तो वो चाहे सेंटेंस में कहीं पे भी हो, हमेशा वो कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा, पहली बात। इसके अलावा आमतौर पर आप प्रॉपर नाउन के लिए आर्टिकल का यूज नहीं करोगे, ध्यान से सुनना, प्रॉपर नाउन के लिए आर्टिकल का यूज नहीं करोगे। तो पहले क्वेश्चन में आपको एरर समझ में आ गया होगा, सर कैनबरा तो एक प्रॉपर नाउन है तो हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। कैनबरा इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। अगला देखो, दीज न्यूज आर करेक्ट। ये जो न्यूज है ये बिल्कुल सही है। अब ध्यान दो, ये यहाँ पे जो दीज लगा हुआ है ना, पहले इसको समझ लो। ये न्यूज नाउन हो गया, तो नाउन के बारे में बताएगा तो दीज आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। इसको डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। 4 होते हैं, दिस, दैट, दीज और दोज। काफी हद तक आपने इन चीजों को पढ़ रखा होगा, मैं ये मान के चल रहा हूं। तो दिस और दैट जो होता है वो सिंगुलर होता है, और दीज और दोज जो होता है वो प्लूरल होता है, क्लियर, ठीक है। अब ध्यान दो, तो न्यूज आपका नाउन हो गया, तो दीज आपका एडजेक्टिव हो गया, और करेक्ट भी आपका एडजेक्टिव है। आर यहां पे मेन वर्ब की तरह यूज होगा, क्लियर। अब दिक्कत यह है
कि हमारे अंदर एक आदत रहती है, जब भी हम नाउन में एस या एस लगा दिए तो वो नाउन प्लूरल हो गया। हम ये मान के चलते हैं, बॉय है तो बॉयज हो गया, गर्ल है तो गर्ल्स हो गया, टॉय है तो टॉयज हो गया। ठीक है, तो आमतौर पर एस या ईएस लगा देने के बाद वो नाउन प्लूरल हो जाता है। ये ऐसी हमारी सोच होती है, जिस तरह से हम पढ़े होते हैं अपने बचपन के सेशंस में। न्यूज जो है ना वो अपने आप में ही सिंगुलर है, ये एस लगा देने की वजह से प्लूरल थोड़ी हो जाएगा। न्यूज अपने आप में ही सिंगुलर है, इसको आप प्लूरल की तरह ट्रीट नहीं करोगे। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें एस या एस लगा दो, है ना, तो ऐसा नहीं कि वो प्लूरल हो जाएंगे, क्योंकि एक्चुअल में वो एस या ईएस वाले ही फॉर्म में होते हैं। मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूं, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ये आपके सब्जेक्ट के नाम है, तो क्या ये प्लूरल है? नहीं ना, ये तो एक विषय का नाम है, उसमें एस लगा ही है, तो आप क्या करोगे, उसका प्लूरल थोड़ी बनाओगे, वो प्लूरल थोड़ी है, वो तो सिंगुलर फॉर्म में ही है। उसी तरह से न्यूज भी अपने ही फॉर्म में सिंगुलर है, इसको प्लूरल नहीं बनाना है। इसके अलावा न्यूज आपको अनकाउंटेबल की तरह भी ट्रीट करना पड़ता है, तो न्यूज आपका सिंगुलर है। अगर न्यूज सिंगुलर है, जैसे कुछ बीमारी के नाम होते हैं, है ना, मम्स है, मीजल्स है, ठीक है। इसके अलावा कुछ गेम्स भी होते हैं जो अपने आप में ही एस लगे होते हैं, और ऐसा लगता है कि एस लगने की वजह से ये प्लूरल है, क्योंकि हमारे अंदर पहले से ये सोच होती है अगर किसी वर्ड के अंत में एस लगा हुआ है तो ये प्लूरल है, फिर इसके लिए आर लगा दो। कॉन्सेप्ट समझ पाया मैं क्या कहना चाह रहा था? फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है ना, सिविक्स है, पॉलिटिक्स है, ठीक, तो ये आमतौर पर सिंगुलर ही होंगे। इसके अलावा न्यूज एक अनकाउंटेबल नाउन है, अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ पे इज होना चाहिए, पहली बात, ठीक है। दूसरी, अगर ये न्यूज सिंगुलर है तो देखो दीज प्लूरल होता है, मतलब जो दिस, दैट, दीज, दोज मैंने बताया, उसमें सिंगुलर के लिए दिस और दैट का यूज होता है, और प्लूरल के लिए दीज और दोज का यूज होता है। तो दीज तो प्लूरल है, सिंगुलर करोगे तो दिस हो जाएगा। तो यहां पे आपको करना पड़ेगा दिस न्यूज इज करेक्ट। समझ में आया? अगला देखो, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। एक बार फिर देखो, इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इन आपका प्रीपोजिशन है और फील्ड आपका इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। क्लियर? ये सारी बातें मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको आ रही होगी। अब यहां पे दिक्कत क्या है, कैटल्स लिखा हुआ है, एस लगा हुआ है तो प्लूरल हो गया, और हमने आर लगा दिया, ठीक है। अब यहां पे आपको समझना है, एक्चुअल में जब भी हम कोई सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट कराते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं आई एम अ टीचर, तो आई के साथ मैंने क्या लगाया, एम लगाया, बहुत ध्यान से समझना इस बात को। और वह एक डॉक्टर है तो ही इज अ डॉक्टर, तो ही के साथ मैंने इज लगाया। वे लोग खेल रहे हैं तो दे आर प्लेइंग इन द पार्क, तो दे के साथ आर लगाया, आई के साथ एम लगाया, और ही के साथ इज लगा दिया। ये एक सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट होता है, ठीक है। बट जब हम नाउन को यूज करते हैं ना, नाउन को, तो वो नाउन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो नाउन सिंगुलर है कि प्लूरल है। जैसे अभी मैंने न्यूज यूज किया था, तो न्यूज भी एक नाउन है, बट वो प्लूरल थोड़ी है, वो कैसा है, सिंगुलर है। वैसे ही कुछ कलेक्टिव नाउन होते हैं जो दिखते तो है सिंगुलर बट होते हैं वो प्लूरल। जैसे मैंने बोल दिया पीपल, तो अब पीपल का मतलब क्या हो गया, एक आदमी नहीं ना, पीपल मतलब क्या हो गया, पूरे लोग, है ना। उसी तरह से ठीक उसी पीपल वाले ही कैटेगरी में आता है ये वर्ड कैटल। कैटल का मतलब ही होता है मवेशियों का झुंड, है ना, गाय है, बकरियां हैं, इन सबका झुंड। तो कैटल अपने आप में एक प्लूरल नाउन है, इसके अलावा वो कलेक्टिव नाउन है। तो कैटल का प्लूरल नहीं बनाओगे आप, कैटल का एस लगा के कैटल्स नहीं करोगे, कैटल अपने आप में प्लूरल है, पहली बात। देखने में आपको कैसा लगेगा, ये सिंगुलर। तो यहां से एक बात आपको समझ में आ रही होगी कि कई बार नाउन में हम एस या एस लगा के प्लूरल बनाते हैं। अगर बॉय है तो बॉयज कर दिया, कार है तो कार्स कर दिया, ठीक। एक बात समझ में आ गई, किनारे करो। दूसरी बात क्या हो गई कि कई बार नाउन में एस या एस लगा होगा तब भी वो सिंगुलर ही ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में वो एस या एस लगा के ही वो नाउन बना हुआ है। न्यूज, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, सिविक्स, मम्स, मीजल्स, बात समझ में आ गई। तीसरी बात, कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जो दिखने में लगते हैं सिंगुलर बट होते हैं वो प्लूरल, जैसे कैटल हो गया, पीपल हो गया, है ना, पिजेंट्री हो गया, और भी कुछ वर्ड होते हैं, ठीक। तो इन वर्ड्स में आपको लगेगा कि ये सिंगुलर है बट एक्चुअल में क्या होते हैं, प्लूरल। तो कैटल का मतलब होता है मवेशियों का झुंड, ये अपने आप में ही प्लूरल है। तो पहली बात, इसके साथ एस नहीं लगाओगे और हमेशा इसको प्लूरल की तरह ही ट्रीट करोगे, सिंगुलर की तरह नहीं। अब आपको इसका जवाब पता चल गया होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। आप इसमें से एस हटा दोगे, अब कैटल की वजह से क्या हो जाएगा, आर। कैटल की वजह से सर आपने आर क्यों रखा, सर क्योंकि कैटल अपने आप में ही प्लूरल है तो इसलिए इसके साथ मैंने आर यूज किया। न्यूज अपने आप में ही सिंगुलर है तो इसके लिए मैंने इज यूज किया।
देखो बात को समझते हुए चलना, बहुत आराम आराम से। 20 क्वेश्चन है आपके पास, बट कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है। इस छोटे से सेशन में शायद आधा घंटा या 45 मिनट का सेशन हो सकता है, शायद 45 मिनट का सेशन हो, लेकिन आधे घंटे के सेशन में आप बहुत अच्छी खासी चीजें सीख कर चले जाओगे। देखो, आइदर ऑफ द रोड्स लीड टू स्टेशन। सबसे पहले समझते हैं आइदर और नाइदर को। बहुत बार आपके पेपर में ये आएगा, मतलब बहुत बार आपके सामने किसी बुक की रीडिंग करो तो वहां पे आपको दिखेगा। सबसे पहले ये समझना कि आइदर और नाइदर का प्रयोग हमेशा दो के लिए करते हो, है ना। यू ऑलवेज यूज आइदर एंड नाइदर ओनली फॉर टू पर्सन्स। केवल दो चीजों के लिए या थिंग्स के लिए, किन्हीं भी दो चीजों के लिए आप आइदर का यूज करोगे या नाइदर का यूज, ठीक है। तो अगर यहाँ पे टू नहीं भी लिखा है ना, अगर यहाँ पे टू नहीं भी लिखा है तब भी इसका मतलब ये दो रोड्स की बात हो रही है। तो आइदर ऑफ द रोड्स का मतलब हो गया दो रोडों में से एक। ध्यान से सुनना, आइदर ऑफ द रोड्स इसका मतलब हो गया दो रोडों में से एक। अब वो दो लिखा हो नहीं लिखा हो हमें क्लियर है कि आइदर अगर लिख दिया तो इसका मतलब दो की बात हो रही है। क्लियर। अब दो में से एक, अगर दो में से एक की बात हो रही है तो एक की वजह से हमेशा सिंगुलर होगा कि प्लूरल, तो सिंगुलर। आइदर ऑफ द टू रोड्स, ये तो ऑफ प्रेपोजिशन है। द रोड्स इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट आइदर, आइदर सब्जेक्ट हुआ, हमेशा सिंगुलर होगा क्योंकि आइदर एक को बता रहा है। आइदर ऑफ द टू रोड्स मतलब दो रोडों में से एक। लीड्स, वो लीड करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लीड्स टू स्टेशन। बात समझ में आई? आइदर और नाइदर की बात को समझ में आया आपको? क्यों? क्लियर है? चलो अगला देखो। आई हैव रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे। इस क्वेश्चन में अगर मैं यस्टरडे हटा दूं और केवल लेटर तक पढ़ूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कल आपका पत्र प्राप्त किया है ना, तो यस्टरडे हटा दोगे तो मैंने आपका पत्र प्राप्त किया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई हैव रिसीव्ड योर लेटर। क्लियर हो गया? चलो अब यहां पे एक वर्ड लगा हुआ है ना, यस्टरडे, इसको आप बोलोगे टाइम, इसको आप बोलोगे टाइम। और ये जो हैव रिसीव्ड है ये है आपका टेंस। ये तो टेंस है, वर्ब की फॉर्म टेंस बताती है, हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म टेंस है, और ये है टाइम। देखो कभी भी हम टाइम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि टाइम जो है वो है, टाइम को तो अपने आप से चलते ही रहना, टाइम हमेशा होता रहेगा। टाइम की वजह से हम टेंस को चेंज करेंगे, टेंस की वजह से हम टाइम नहीं चेंज करेंगे। इस बात को समझना। अगर टाइम है ना वो अपने आप से चलेगा, टेंस हमने बनाया, हम बनाएंगे, तो टाइम के हिसाब से हम टेंस चेंज करेंगे, टेंस के हिसाब से टाइम नहीं चेंज कर देंगे। मेरे कहने का मतलब ये है, यस्टरडे का मतलब हो गया कल, ये प्रेजेंट से अलग हो गया। बहुत ध्यान से सुनना इस बात को। यस्टरडे का मतलब हो गया कल, बीता हुआ कल, तो ये प्रेजेंट से अलग हो गया। अभी प्रेजेंट में रहा ही नहीं तो प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा ही नहीं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब इसको समझने के लिए एक बात समझो, यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट मिनट, लास्ट मंथ, इसके अलावा बीते हुए टाइम को मैं दिखा दूं सीधे सीधे 2018, 2017 या मतलब कोई भी साल हो, जनवरी, फरवरी, अभी ये तो चल रहा है ना, तो जनवरी, या फिर अगर मान लो ये दिसंबर चल रहा होता तो नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, जो भी पीछे के महीने होते, या फिर पिछला हफ्ता, या मैं अगर आज संडे है या फिर आप वीडियो जिस दिन देख रहे हो उस दिन ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, तो मैं पीछे का कोई दिन बोल दूं। जब भी मैं ये बोल दूंगा तो उसके साथ हमेशा और हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा। एक बार फिर सुनो, यस्टरडे हमारा टाइम है सॉरी, और इस टाइम की वजह से हम टेंस को चेंज करेंगे, टेंस की वजह से टाइम नहीं कि सर ये टेंस सही है आप यस्टरडे को हटा दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। टाइम की वजह से टेंस चेंज होगा। यस्टरडे का मतलब ही हो गया पास्ट, और पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट हो ही नहीं सकता। तो आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे। जैसे आई गॉट योर रिस्पॉन्स या रिप्लाई यस्टरडे, है ना, तो यस्टरडे लगा दिया तो आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करना पड़ेगा। ठीक, जब भी आप लिख दोगे इस तरह से यस्टरडे, लास्ट मंथ, लास्ट मिनट, 1947, है ना, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, है ना, तो इन 1947 एक टाइम है जो बता रहा है कि अब हम 2021 में है और वो 1947 की बात है, तो वो पास्ट इंडेफिनिट जाएगा, प्रेजेंट के किसी भी टेंस में नहीं आएगा। और पास्ट में भी पास्ट इंडेफिनिट केवल, पास्ट परफेक्ट मत कर देना, ठीक है ना, हैड प्लस V3 मत कर देना। तो यहाँ पे आई रिसीव्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, बिल्कुल बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होगी ये बात। अगला क्वेश्चन देखो, आई विश, काश, बहुत बार आप बोलते हो काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, काश मैं यूपी का सीएम होता। अब देखो यहाँ पे उत्तर प्रदेश एक प्रॉपर नाउन है, कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है, ठीक है ना, चीफ मिनिस्टर की पोस्ट भी एक प्रॉपर नाउन ही है, तो देखो कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है। तो आई विश आई वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश।
जब भी आप इच्छा व्यक्त करोगे, काश मैं चिड़िया होता, तो आई विश आई वर अ बर्ड, तो वहां पे आप ये समझ लेना कि किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप वर लगा के, है ना, WERE वर लगा के आप उसको डिनोट करोगे। काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, तो आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आर यू गेटिंग मी? चलो, तो यहाँ पे वॉज को हटा के क्या लिख दो? वर। क्योंकि इससे ऊपर की बातें हैं ना, वो बोर्ड लेवल पे आपको समझाने लायक है नहीं कि इससे ऊपर जाके कि क्या कैसे होता है, तो और आपके एग्जाम में इससे ऊपर आएगा भी नहीं। एक बात समझना, अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करते हैं, कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं, है ना, कॉम्पिटिटिव लेवल की एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो वहां पे मैं इससे ऊपर जाके और कुछ बातें बताता कि देखो ये आई विश आई वर है, फिर हेडबिंग भी हो सकता है, और भी कुछ चीजें हैं, हो सकती हैं। बट यहाँ पे आपको ये समझना है, एक सिंपल सा सेंटेंस, जब भी आपको बोलना हो, आप इमेजिनेशन दिखा रहे हो कि काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, काश मैं वहां होता, है ना, तो आप इस तरह से यूज करोगे, आई विश आई वर द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखो, दिस इज एन यूजफुल बुक। सर बुक हो गया नाउन, अभी देखो वो दिस दैट दीज दोज आया था, तो दिस आपका क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। यहाँ पे देखो दिस जो ना नाउन के बारे में बता रहा था, तो ये नाउन के बारे में बताएगा तो एडजेक्टिव है, लेकिन जब ये दिस अकेले आएगा तो ये प्रोनाउन है। दिस आपका एडजेक्टिव का भी काम करेगा, प्रोनाउन का भी काम करेगा। अगर नाउन के साथ लग के आएगा तो एडजेक्टिव है, जिसको बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जब ये अकेले आएगा तो प्रोनाउन होगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब बुक आपका नाउन हो गया, कैसी बुक? सर यूजफुल बुक, तो यूजफुल आपका एडजेक्टिव हो गया। अब बात आ गई कि सर ये जो एन आर्टिकल लगा हुआ है ये इस नाउन के लिए लगा हुआ है, ये भी क्लियर है। आर्टिकल का यूज हम नाउन के लिए करते हैं, अगर उसके पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए तो उस एडजेक्टिव के साउंड के अनुसार उस आर्टिकल का यूज अभी भी उस नाउन के लिए ही होगा, क्योंकि अगर नाउन हटा दोगे तो आर्टिकल हटाना पड़ जाएगा। शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल हटा दो, शी इज ब्यूटीफुल, अ ब्यूटीफुल नहीं बोलोगे, नाउन हटाओगे आर्टिकल हटाना पड़ जाएगा। अब बात आती है कि जो आर्टिकल है इसमें एक होता है ए, एक होता है एन, इनको बोलते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल, और एक होता है द, जिसको बोलते हो डेफिनिट आर्टिकल, ठीक है ना, और इसको बोलते हो इंडेफिनिट आर्टिकल। अभी मैंने शॉर्ट में ऐसे लिख दिया। अब इस पे बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहा हूं, बट मैं ये बता रहा हूं कि ए और एन का यूज कब करते हो। आमतौर पर हमें पता होता है कि वाउल साउंड के साथ एन का यूज और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ए का यूज। बट अब ध्यान रखना कि हिंदी शब्द क से ग्य तक का अगर साउंड आएगा, है ना, तो आप ए का यूज करोगे, और अ से अ का साउंड आएगा तो एन का यूज करोगे। जैसे यूजफुल जब भी आप लिखोगे तो यूज यह वाला आएगा, तो इसके लिए एन नहीं होगा, ए। अभी यूरोप लिखो तो यह वाला आएगा ए, लेकिन अभी आप एलिफेंट लिखो तो ये वाला आएगा, है ना, और ये वाला तो एन एलिफेंट। बात समझ में आई इतनी कि जब भी आर्टिकल का यूज आप करोगे तो इस बात का ध्यान रखोगे ए और एन के लिए कि उसका साउंड क से ग के बीच है तो अ ए, और अ से अ के बीच है तो एन। अगला क्वेश्चन देखो, मोहन इज अ माइजर मैन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फिर से देखो, मोहन आपका नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, किसी का नाम है। इज आपका मेन वर्ब हो जाएगा, ए आपका आर्टिकल हो जाएगा, और मैन आपका नाउन, और माइजर इस नाउन के बारे में बताएगा तो ये आपका एडजेक्टिव। ठीक ऐसे जैसे इसके पहले वाला सेंटेंस था। दिक्कत ये हो गई कि माइजर एडजेक्टिव है ही नहीं, दो वर्ड है, ध्यान रखना, माइजर और कावर्ड, जो आपको परेशान करेंगे। ही इज अ कावर्ड मैन आप बोल दोगे, बट कावर्ड एक एडजेक्टिव है, माइजर एक, सॉरी, कावर्ड और माइजर दोनों नाउन है। और आप जो बोल रहे हो ना, जैसे ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय, तो ए आर्टिकल हो गया, बॉय नाउन हो गया, और गुड उस बॉय के बारे में बताने वाला एडजेक्टिव हो जाएगा। ही इज अ बैड बॉय बोल दो, समझ में आ गया। तो गुड को अगर रिप्लेस करोगे तो बैड से रिप्लेस करोगे, क्योंकि गुड भी एडजेक्टिव है, बैड भी एडजेक्टिव है। अब चाहो तो आप ऑनेस्ट भी लगा सकते हो, ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, समझ आ गया, या बॉय। तो आप जब एडजेक्टिव रिप्लेस करोगे तो एडजेक्टिव से ही करोगे, गुड को हटाया, बैड लगाया, बैड हटाया, ऑनेस्ट लगा दिया। लेकिन माइजर और कावर्ड, दो वर्ड में आपको बता रहा हूं, माइजर और कावर्ड, ये आपके एग्जाम में आपको आ सकते हैं और परेशान कर सकते हैं। ये दोनों आपके नाउन है, ध्यान रखना, एडजेक्टिव नहीं है। और नाउन को नाउन थोड़ी क्वालिफाई करेगा, मैन को क्वालिफाई करने वाला माइजर थोड़ी है। माइजरली और कावर्डली आपके एडजेक्टिव है। अब ध्यान सुनो, माइजरली और कावर्डली अगर एडजेक्टिव है तो या तो यहां पे माइजरली लिख दो एक तरीका, और या फिर ये ए को भी हटाओ, मैन को भी हटाओ, मोहन इज माइजर। तो दो तरीका था, या तो मोहन इज माइजरली मैन, क्योंकि माइजर एडजेक्टिव है ही नहीं, माइजर तो एक नाउन है। मोहन इज अ माइजर, या तो बोलो मोहन इज अ माइजर, समझ आ गया।
तो या तो इस मैन को हटाओ और ए को नहीं हटाना, सॉरी मैन को हटाओ, माइजर नाउन है तो मोहन इज अ माइजर, या फिर मोहन इज अ माइजरली मैन। बात समझ में आ गई? दो वर्ड है माइजर और कावर्ड, ये आपको परेशान कर सकते हैं। तो माइजर और कावर्ड आपके नाउन है, एडजेक्टिव नहीं है, बट बोलने में लगेगा कि आपको ये एडजेक्टिव की तरह यूज कर रहे हैं। मैंने एग्जांपल भी बहुत अच्छा दिया कि ही इज अ गुड बॉय, आप गुड हटाओ, ही इज अ बैड बॉय, एडजेक्टिव को रिप्लेस करोगे, एडजेक्टिव लगाओगे, नाउन को क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव। माइजर हमारा नाउन है तो मैन नाउन को क्वालिफाई करने के लिए माइजर नाउन नहीं लगाओगे, माइजरली एडजेक्टिव लगाओ, या फिर ये मैन हटा दो, ही इज अ माइजर। समझ में आ गया? अगला, ही इज द मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन। अब देखना एक बार फिर से, जेंटलमैन आपका नाउन और परफेक्ट आपका एडजेक्टिव। कुछ एडजेक्टिव ऐसी होती है ना जो अपने आप में एब्सोल्यूट होती है, उसमें फिर उसकी ना तो सीडी बनेगी, ना तो कॉम्परेटिव डिग्री बनेगी, ना तो सुपरलेटिव डिग्री, ना तो पॉजिटिव डिग्री है। मतलब वो अपने आप में जो है ना वो एब्सोल्यूट है, मतलब सुपरलेटिव ही है। परफेक्ट का मतलब ही हो गया कि वो परफेक्ट है, फिर उसमें कोई कमी नहीं है। अगर आपने किसी को बोल दिया ना कि ये परफेक्ट है, तो परफेक्ट है मतलब वो अपने आप में परफेक्ट है। अब द मोस्ट परफेक्ट, द मोर परफेक्ट, ये सब कुछ नहीं हो सकता। समझ में आई मेरी बात? अगर मान लो एक टेबल है और टेबल आपका राउंड है, राउंड, ये टेबल सबसे ज्यादा राउंड टेबल है, ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता ना। राउंड चाहे वो 2 सेंटीमीटर का हो और चाहे वो 200 सेंटीमीटर का हो, राउंड है तो राउंड है, फिर उसमें वो बहुत सबसे ज्यादा राउंड नहीं हो सकता। तो ये अपने आप में एब्सोल्यूट होते हैं। कोई स्क्वायर है तो चाहे वो 2 सेंटीमीटर का हो, है ना, वर्ग हो, या चाहे 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो, समझना ध्यान से, चाहे वो 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो, चाहे वो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो, क्या ऐसा बोल दोगे 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर सबसे ज्यादा स्क्वायर है? ऐसा तो होगा नहीं, द मोस्ट स्क्वायर, ऐसा तो कुछ नहीं बोल पाओगे। इसी तरह से अगर किसी को आपने परफेक्ट बोल दिया तो उसमें फिर मोर और मोस्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है। आप तब यूज करते हुए चीज, जैसे ही इज अ गुड बॉय, ही इज बेटर देन शी, अगर आपको बोलना है तो कॉम्परेटिव डिग्री, गुड, बेटर, और वो सबसे अच्छा है, ही इज द बेस्ट बॉय इन दिस क्लास, तो बेस्ट लगा दिया। परफेक्ट का मतलब ही होता है कि फिर उसमें कोई कमी नहीं है, एब्सोल्यूट है, अपने आप में पूरा है। तो इसके लिए मोर मोस्ट कुछ न लगाना। ही इज अ परफेक्ट जेंटलमैन, ही इज अ परफेक्ट जेंटलमैन। अगला क्वेश्चन देखो, शी केम लेटर देन आई एक्सपेक्टेड, मतलब जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, है ना, उससे बाद में। हालांकि यहाँ पे चाहो तो हैड भी लगा सकते हो। मैंने जो एक्सपेक्ट किया था, आई हैड एक्सपेक्टेड, शी केम लेटर, उससे वो बाद में, है ना। एक एरर ये भी है, तो अभी इसको मैं आपको समझाऊंगा तो शायद आपको समझने में बहुत दिक्कत हो, तो आप यहाँ पे केवल हैड लगा लेना, आई हैड एक्सपेक्टेड, ठीक है। अब ध्यान दो, शी केम लेटर देन आई। एक होता है लेटर, LETTER, लेटर मतलब पत्र। एक होता है LATER, लेटर, है ना, यहां लिख रहा हूं LATER, और एक होता है ना LATTER। इसको समझने की समझो, ये वाला जो लेटर है जो यहाँ पे दिया हुआ है LATTER, एक्चुअल में ये फॉर्मर के साथ यूज होने वाला वर्ड है, फॉर्मर, FORMER, फार्मर नहीं, किसान मत बोल देना, है ना। बैठे बैठे रहो, दिमाग सो गया हो तुम्हारा इतने देर से पढ़ते पढ़ते, किसान बोल दो, फार्मर, फार्मर नहीं, फॉर्मर, FORMER, और एक है लेटर, LATTER। क्लियर हो गया? ये जो दोनों वर्ड है ना, फॉर्म, देखो लेटर तो सबको क्लियर है, पत्र तो सबने, अब इस टाइम पे तो पत्र नहीं भेजे जाते हैं, एक टाइम था जब हम पत्र लिखा करते थे, है ना। अभी आप अपने स्कूल में लिखते होगे पत्र, ठीक है, लेकिन हमारे टाइम पे फोन नहीं था, उस टाइम पे हम लोग पत्र लिखते थे कि मौसी जी को पत्र लिख दिया, मम्मी बोलती थी एक पत्र लिख के भेज दो, है ना, तो वो लेटर होता था, LETTER। ये वाला जो लेटर है और फॉर्मर है, ये दो लोगों के लिए यूज होता है। राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स, राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स, मान लो मैंने बोल दिया राम और श्याम अच्छे दोस्त है, तो राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। अब मैं अगर मैं फॉर्मर, राम की बारे में बात करनी है तो मैं बोलूंगा द फॉर्मर इज बेटर। अगर मुझे श्याम की बात करनी है द लेटर इज बेटर। बात समझ में आ गई? फॉर्मर और लेटर का प्रयोग आप दो में से पहले या दूसरे के लिए करते हो। क्लियर? वो लेट आई, उससे ज्यादा जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, है ना, तो ये जो मैंने यूज किया ये तो वो है नहीं। एक्चुअल में लेट की कॉम्परेटिव डिग्री LATER होगी, लेटर, ये वाला लेटर होगा LATER। शी केम लेटर देन आई एक्सपेक्टेड, आई हैड एक्सपेक्टेड। तो आपको ये लेटर भी समझ में आ गया, ये फॉर्मर और लेटर ये भी समझ में आ गया, और ये वाला लेटर LATER वाला भी समझ में आ गया। ये जो एरर थे ये एक्चुअल एरर थे। अभी उधर वाले एरर बहुत ही आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि उसमें केवल आपको प्रेपोजिशन की एरर ढूंढनी है। या आपको फिक्स है कि हर जगह पे प्रेपोजिशन की ही एरर है। आपको समझ में आ रहा है? सो तो नहीं रहे हो, जगे हो, आ जाओ। देखो,
द बुक कंप्राइजेज ऑफ 100 पेजेस। अब यहां से जितने भी एरर है ना, सब में आपके प्रेपोजिशन बेस्ड ही एरर है। सारे एरर जो है ना, बहुत ही क्लियर मैं बता दे रहा हूं कि ये सारे लगभग प्रेपोजिशन बेस्ड ही एरर है, ठीक है ना। सब मैंने बता दिया आपको, देखो ये सारे प्रेपोजिशन बेस्ड एरर है। हाँ, लास्ट वाला क्वेश्चन प्रेपोजिशन बेस्ड नहीं है, तो इसको देख लो। ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, वो फीवर से सफर कर रहा है। हैज बीन प्लस वर्ब के एनजी फॉर्म परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है प्रेजेंट में। सिंस 3 डेज, इसको भी समझ लो। अगर आपके ड्यूरेशन की बात होगी तो हमेशा फॉर का यूज करना, फॉर 3 डेज। आप लेटर लिखते भी हो, है ना, एप्लीकेशन के लेटर जब भी लिखते हो तो आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 3 डेज, है ना। या फिर अगर आपको बोलना मैं मंडे से फीवर से ग्रसित हूं तो सिंस मंडे। अगर आप पॉइंट की बात करोगे तब आप यूज करना सिंस। अगर सिंस बोल रहे हो तो इसका मतलब पॉइंट हो गया। जैसे आप देखते होंगे न्यूज़पेपर में लिखा होता है कि ये कंपनी 1972 से चल रही है, सिंस 1972। अगर आप किसी पॉइंट की बात करोगे तो सिंस बोलोगे। अगर आप पॉइंट की बात नहीं कर रहे हो, ड्यूरेशन की बात कर रहे हो, 1 घंटे 2 घंटे 2 दिन 2 साल 2 महीने 2 मिनट, तो आप फॉर यूज करोगे। तो यहाँ पे 3 डेज लिखा हुआ था तो आप फॉर यूज कर दोगे। अब ये मत कह देना सर 3 डेज हटा के 3 o'clock कर दो, ठीक। 3 दिन और 3 क्लॉक में अंतर है, तो 3 दिन के हिसाब से आपको सिंस और फॉर चेंज करना पड़ेगा। समझ में आई बात? चलो अब आ जाते हैं इन वाले क्वेश्चंस को जिनमें प्रीपोजिशन बेस्ड एरर है। द बुक कंप्राइजेज ऑफ 100 पेजेस। देखो कंप्राइज का मतलब होता है टू हैव, मतलब वो चीज उसमें है ना, टू हैव समथिंग, तो वो चीज उसमें है ऑलरेडी। तो यहां पे फिर ऑफ का यूज कभी नहीं करोगे। द बुक कंप्राइजेज 100 पेजेस। मान लो ये मैं बोल दे रहा हूं, ये बिल्डिंग जो है ना ये 10 कमरे कंप्राइज करता है, तो दिस बिल्डिंग कंप्राइजेज 10 रूम्स, ऐसे होगा। कंप्राइजेज ऑफ मत लगाना कभी भी। दिस बुक, अब देखो यहाँ पे दिस आया ना, एक बार फिर से समझना। बुक आपका नाउन हो गया तो दिस इस बुक के बारे में बता रहा है, नाउन के बारे में बताएगा तो एडजेक्टिव हो जाएगा। इसी को बोलते हो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस बुक कंप्राइजेज 100 पेजेस। इससे ऊपर भी जाकर बातें हैं। आमतौर पर कोई प्रीपोजिशन फिक्स नहीं होते, ऐसा नहीं कि कंप्राइजेज है तो ऑफ, बस जहां देखा कंप्राइजेज ऑफ हटा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। बट आपके लेवल पे इससे ज्यादा बताना थोड़ा मुश्किल है ना। आपको समझने के लिए समझने में दिक्कत होगी, तो आपको सिर्फ इतना समझना है अभी कि कंप्राइजेज के साथ ऑफ का यूज हम नहीं करेंगे। बट ये फिक्स नहीं है, ये रट नहीं लेना है कि बस अब ये ही सदा मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ है कि कंप्राइजेज जहां देखा ऑफ काट दो, काट हटाओ, इसे हटाओ, हटाओ ऑफ को हटाओ, ऐसा कुछ नहीं करना है ना। रट लिया कंप्राइजेज के साथ ऑफ तो कभी जिंदगी भर आ ही नहीं सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इस बात को समझो, जैसे थोड़ा सा और लेवल बढ़ेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ सिचुएशन होंगी जब आप कंप्राइजेज के साथ ऑफ यूज करोगे। बट आपके पेपर में एरर इतने ही लेवल तक आएगा। दिस बुक कंप्राइजेज 100 पेजेस, ठीक है। चलो अगला देखो। शरद इज इंफीरियर देन राहुल। शरद जो है वो राहुल से इंफीरियर है, तो इंफीरियर के साथ हमेशा क्या यूज करोगे? टू का प्रयोग करोगे। अब मैं कुछ वर्ड बोल रहा हूं, ध्यान देना। सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, प्रिफरेबल और प्रीफर। बहुत ही ज्यादा पूछा जाएगा। मिल्क इज प्रीफर देन टी, है ना, या आई प्रीफर मिल्क देन टी। आई प्रीफर मिल्क देन टी। सर प्रीफर है ना, तो देन की जगह पे आप टू यूज कर लो। आई प्रीफर मिल्क टू टी। तो प्रीफर, प्रिफरेबल, सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, इन सब के साथ हमेशा टू का यूज करना। आप कह सकते हो कि काफी हद तक ये जो प्रीपोजिशन बताए जा रहे हैं ये फिक्स ही है, काफी हद तक कि इन्हीं का यूज करना है। कुछ जब जैसे अब ये वाला क्वेश्चन है ना, ये ऑफ लग भी सकता है, वो एक दूसरा केस है। यहां पे हर बार इंफीरियर के साथ टू ही लगेगा, है ना। तो अब वो डीप में मैं जाऊंगा तो आपको थोड़ी दिक्कत होगी, तो अभी आपको बस ऐसे ही समझना है कि कंप्राइज के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं करना है। इंफीरियर के साथ तो फिक्स है कि टू ही लगेगा, है ना, इंफीरियर टू। आगे देखो, ही एंटर्ड इनटू द रूम। कमरे में प्रवेश करने के सेंस में, जब भी आप कमरे में प्रवेश करोगे तो ही केम इनटू द रूम बोलते हो, तो उसी हिसाब से लगता है ही एंटर्ड इनटू द रूम। बट कभी भी इनटू का प्रयोग नहीं होगा, ही एंटर्ड द रूम। इवन आप रीडिंग करोगे ना अपनी बुक तो वहां पे मिल जाएगा। बट फिर वही बात, इंटर्ड के साथ इनटू का प्रयोग हो सकता है, मतलब इंटर के साथ इनटू का प्रयोग हो सकता है, वो एक दूसरा सेंस होता है। वो आपके कंपटीशन में ही पूछे जाएंगे, यहां पे आपसे वो नहीं पूछा जाएगा, ठीक ना। आपसे यहां पे यही पूछा जाएगा, ही एंटर्ड इनटू द रूम। क्लियर हो गया। अगर आप किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हो, देखो मैं जाना नहीं चाहता हूं, है ना, उधर छोड़ दो चीज को, तो ही एंटर्ड द रूम, इंटर के साथ आप इनटू का प्रयोग नहीं करोगे, ठीक। कमरे में प्रवेश करने के सेंस में, ऐसे ध्यान रखना। कंप्राइजेज है तो दिस बुक कंप्राइजेज 100 पेजेस।
शरद इज इंफीरियर टू राहुल, इंटर के साथ इंटू नहीं होगा। तुम उससे क्यों डर रहे हो, वाई आर यू अफ्रेड फ्रॉम हिम, तो अफ्रेड के साथ फ्रॉम नहीं, अफ्रेड के साथ ऑफ का यूज करना है ना। अब ये भी फिक्स नहीं है, अफ्रेड के साथ ऑफ, अफ्रेड के साथ आप फॉर भी यूज कर सकते हो, है ना। डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट बनेंगे, बट आपको ध्यान रखना है अफ्रेड के साथ कॉमनली तौर पे ऑफ का। अफ्रेड ऑफ डूइंग समथिंग, है ना, वाई आर यू अफ्रेड ऑफ हिम, तो उससे क्यों डर रहे हो। अच्छा, अफ्रेड फॉर जो है ना ये दूसरा सेंस देने लगेगा, ठीक। तो इस चीज को थोड़ा सा जगह कम दो अपने दिमाग में। ये जो जितने बताया जा रहे हैं ये कॉमन तौर पे पूछे जाते हैं इस लेवल पे, तो इसीलिए बताया जा रहा है, ठीक। आई एम ग्रेटफुल फॉर यू फॉर योर काइंडनेस, तो ये आप अपने एप्लीकेशन लिखते टाइम बहुत यूज करते हो कि आपकी इस दयालुता के लिए मैं बहुत ज्यादा कृतज्ञ हूं। तो आई एम ग्रेटफुल, पहली बात तो ये एडजेक्टिव है, ग्रेटफुल टू यू, है ना, ग्रेटफुल टू यू फॉर योर काइंडनेस, ठीक है। तो ये एकदम फिक्स है। ग्रेटफुल टू समबडी फॉर समथिंग, जब भी कोई पर्सन होगा तो उसके लिए टू लगाओगे, समथिंग होगा तो फॉर लगाओगे। तो इस क्वेश्चन में आपको कभी कुछ सोचना ही नहीं है। ये अगर आ गया, ये क्वेश्चन आ गया, तो ये जो इंफीरियर टू, सीनियर टू, ये कभी सोचना ही नहीं है। ग्रेटफुल टू, ये कभी सोचना ही नहीं है। हाँ, यहाँ पे कंप्राइजेज है ना, अफ्रेड ऑफ है कि फॉर है, तो यहाँ इंटर है, इंटू है, तो इस पे थोड़ा सोचना पड़ सकता है। अगला क्वेश्चन है, हिज पेरेंट्स डिप्राइव्ड हिम विथ हिज फ्रीडम। डिप्राइव का मतलब होता है ना टू स्टॉप समबडी या प्रिवेंट समबडी, है ना, फ्रॉम समथिंग, किसी चीज से उसको रोक देना, वंचित कर देना एक तरह से। हिज पेरेंट्स डिप्राइव्ड हिम हिज फ्रीडम, उसकी फ्रीडम को उन्होंने क्या कर दिया, डिप्राइव कर दिया। तो विथ तो आपकी एक अटैचमेंट की प्रीपोजिशन होती है ना, और आपको उसकी फ्रीडम से क्या करना है, अलग करना है। एक प्रीपोजिशन होता है ऑफ, इसको यूज करो, डिप्राइव समबडी ऑफ समथिंग। हिज पेरेंट्स डिप्राइव्ड हिम ऑफ हिज प्रीपोजिशन। तो डिप्राइव के साथ जब भी ऑफ यूज करोगे तो इसका मतलब होता है कि उस चीज को रोक देना, है ना। तो उसके माता पिता ने उसकी फ्रीडम से इसको क्या कर दिया, डिप्राइव कर दिया। अगला है, ही वॉज ऑनरेबली अक्विटेड फ्रॉम द चार्ज, किसी चीज से मुक्त होना, फिर से देखो अलग होने के लिए बोला जा रहा है, तो अक्विटेड ऑफ, ही वॉज ऑनरेबली अक्विटेड ऑफ द चार्ज। अक्विट ऑफ का मतलब होता है बरी करना, क्लियर हो गया। अक्विट ऑफ का मतलब होता है बरी करना। दे, अच्छा, अगर आपको कहीं कुछ लगता है ना कि कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि सर ये डाउट मुझे लग रहा है अभी। अगला ऑप्शन है, दे डिस्पोज्ड ऑफ द बॉडी इन द वुड्स। इन द वुड्स का मतलब होता है जंगल, वुड मतलब लकड़ी और वुड्स मतलब फॉरेस्ट, ये भी ध्यान रखना। डिस्पोज मतलब होता है ना वैसे तो अरेंज करना, कोई चीजों को अरेंज करना। डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है गेट रीड ऑफ, गेट रीड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना। पता नहीं ऊपर दिख रहा होगा कि नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूं गेट रीड ऑफ। गेट रीड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना। तो उन्होंने किसी की हत्या कर दी थी और उस बॉडी से छुटकारा पाना चाहते थे, तो ले जाकर उन्होंने कहीं फॉरेस्ट में उसको डंप कर दिया, ठीक है। तो एक ही ऑफ होगा, ओ एफ वाला, ओ डबल एफ वाला नहीं। दे डिस्पोज ऑफ द बॉडी इन द वुड्स, क्लियर हो गया, समझ में आ रही है बात। सारे प्रीपोजिशन के बेस्ड एरर थे, ये आपके फिलर्स में आ सकते हैं। आखिरी क्वेश्चन देखना, दे सेट अंडर द शेड ऑफ ट्री। देखो जो ट्री की शेड होती है ना, ट्री की जो शेड होती है, यानी कि जो छाया होती है, वो एक कवरिंग बॉडी हो जाती है। जैसे मैं इस समय कमरे में हूं तो आई एम इन द रूम, क्योंकि पूरा कवर कर रखा है। उसी तरह जो शेड होती है ना वो पूरा कवर कर लेती है, इसीलिए कभी अंडर द शेड मत लिखना, इन द शेड लिखना। दे सेट इन द शेड ऑफ ट्री, समझ में आ गया। आप चाहो अंडर ट्री बोल सकते हो, पेड़ के नीचे अंडर ट्री है ना, अंडर माई पिलो, पिलो के नीचे, मेरे पिलो के नीचे। बट शेड जो है, छाया जो है, वो एक पूरी डायमेंशन बना लेती है और पूरा एक एरिया कवर करती है, तो इसकी वजह से दे सेट इन द शेड ऑफ ट्री। समझ में आ गया। ये बहुत कॉमन एरर है जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे। एक बार फिर से अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हो कि सर ये वाली बात हमें समझ में नहीं आई है। और आई होप कि मैंने बहुत ही बेहतर ढंग से आपको समझाने की कोशिश की और शायद इस वीडियो के आखिरी तक आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो एक बार वीडियो को शेयर कर दो। नेक्स्ट टाइम पे हम फिर कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ और कुछ अच्छी चीजों के साथ एक बार फिर होंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।